ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं जिसके माध्यम से हर व्यक्ति इन चीज़ों के विषय में जाने और उसका लाभ ले सके। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है, उन मुद्दों की बात करता है जिन मुद्दों पर जल्दी से कोई चर्चा करना नहीं चाहता। इसी मुद्दे को लेकर आईपा जो है आया है और एक मुद्दा ये है कि हम आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करते हैं। यूँ तो भारतवर्ष में सालों से जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रचलित है और बाहर की फॉरेन कंट्रीज वेस्टर्नाइजेशन जब हुआ, लोगों ने जो है इसे अडॉप्ट भी किया, लेकिन भारतवर्ष में उस तरीके से इसका प्रमोशन और प्रमोट जो है ये नहीं हो पाती। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनील जोशी जी मौजूद हैं, कुलपति हैं उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, नमस्कार। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें, बहुत वास्ट अपने में स्टडी है और आपने बहुत रिसर्च करी है इस पे, किस तरीके से सर लगता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा को भी प्रमोट होना चाहिए? देखिए, ये आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और मैं ये कहता हूँ कि पूरे विश्व में यदि हम देखें, चिकित्सा का परिदृश्य देखें, तो आयुर्वेद से पुरानी चिकित्सा पद्धति कोई भी नहीं है। और यदि सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को हमें सिद्ध करना है तो आयुर्वेद और योग जैसी चिकित्सा पद्धतियों को निश्चित रूप से आगे लाना होगा और इसका पूरे विश्व के स्तर पर प्रचार और प्रसार हम लोगों को करना होगा। बिल्कुल सर, हमने कोरोना के समय में भी देखा कि जहां बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लोग अपना रहे थे, वहीं घरेलू नुस्खे जिस तरीके से हमने देखा, गिलोई का पानी पीना, एलोवेरा का जूस बना के पीना, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे भी कहीं ना कहीं काम आए कोरोना को भगाने के लिए। देखिए, कोरोना के काल में आप समझ सकते हैं कि पूरे आयुर्वेद को एक नई पहचान मिली और पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ आशान्वित होकर देख रहा है। आप यदि परिकल्पना करें, पूरे विश्व के परिदृश्य को देखें कोरोना के काल में, तो अमेरिका, इटली और फ्रांस जैसे देश, जो कि पूरे जहाँ की आप मेडिकल सिस्टम हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है और उनकी जो जनसंख्या वो भी हमसे बहुत कम है और उनके संसाधन हमसे निश्चित रूप से कई गुना ज़्यादा है। ऐसी परिस्थितियों में भी वैक्सीन के 100% उनके यहाँ होने के बावजूद भी उनकी स्थिति और अपने वर्तमान में हमारे देश की स्थिति की तुलना करें तो हम बहुत कहीं अच्छी स्थिति में हैं और निश्चित रूप से इसका श्रेय आयुर्वेद और योग जैसी चिकित्सा पद्धतियों को जाता है, जिसके माध्यम से हमारे देश के लोग स्वस्थ रह सके और कोरोना से अपना बचाव कर सके। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो सरकार है, उनके निर्णय और मुख्य रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो निर्णय थे, उसने हमारे पूरे देश की जनता को इस कोरोना की महामारी से बचाया और आयुर्वेद का इसमें एक अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज पूरा विश्व इसकी उपादेयता को समझ रहा है और ये मान के चल रहा है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आयुर्वेद की विभिन्न औषधियों के माध्यम से बढ़ी है, उसने हमको कहीं ना कहीं बचाया, जिसमें हमारे खान पान है, हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, हमारी संस्कृति है और हमारे संस्कार हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिक बीमारियों से, हमारी शारीरिक बीमारियों से और कोरोना के जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं जितने भी, उन सब में आयुर्वेद ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिल्कुल सर, योगदान दिया है और हमने देखा भी कि बहुत सारे लोगों ने इसे अडॉप्ट भी किया है। चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम देख लें कि बहुत प्रमोशन जो है आयुर्वेदिक चीज़ों का हुआ है। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमने अभी सुना आयुर्वेद से सर्जरीज को भी एसोसिएट किया। किस तरीके से सर ये सर्जरीज रहती हैं और इनका क्या पूरा प्रक्रिया रहती है? देखिए, जो शल्य चिकित्सा है, जिसको हम लोग सर्जरी कहते हैं, ये आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद मानते हैं, मीन्स इसके 8 अंग होते हैं, जिसमें सर्जरी एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम शल्य तंत्र कहते हैं। इसके मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो विश्व की जो सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति का ग्रंथ है और विशेष रूप से शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है, वो सुश्रुत संहिता है और महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखी गई ये चिकित्सा का जो ग्रंथ है, इसमें सभी प्रकार की शल्य चिकित्सा का वर्णन है और आज के संदर्भ में जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो सब इन्हीं के द्वारा एक तरह से निकले हैं और इसी के द्वारा जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं सर्जरी के, वो सबके सब महर्षि सुश्रुत ने लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि हम ये कहें कि विश्व की सबसे प्राचीनतम शल्य चिकित्सा का कोई आधार है तो वो आयुर्वेद का सुश्रुत संहिता है और उसी के माध्यम से सारे के सारे ऑपरेशंस होते थे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीजरियन सेक्शन, आँख के ऑपरेशन और ऐसे पेट के कितने ऑपरेशन जिसमें आँख फट जाती है या बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उन सभी में एक निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी प्रक्रिया से शल्य चिकित्सा की जाती थी। और आज वही 8 प्रोसीजर्स, उसमें हम इंसिजन है, एक्सीजन है, क्यूरेटेज है, सूचरिंग है, प्रोबिंग है, ये सारे के सारे लगभग 8 प्रोसीजर जिसको हम लोग कहते हैं कि 8 तरह का शल्यकर्म होता है,
वो सारे के सारे एलोपैथिक साइंस में इसी से निकले हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आज सर्जरी का प्रोसीजर है उसमें एक एडवेंट है हमारी एनेस्थीसिया का, जिसमें पुराने तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें एनेस्थीसिया में यूज़ होती थी और आज उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ही एनेस्थीसिया में यूज हो रहे हैं। और जो एनेस्थीसिया की जो मेडिसिन होती थी उसमें अफीम का योग मुख्य रूप से होता था और भांग के योग मुख्य रूप से होते थे, उसमें वाइन का भी, अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जाता था। और इनके योगों के द्वारा व्यक्ति को रोग में जो ऑपरेटिव प्रोसेस है उसमें जो होने वाले पेन को है उसको सहने की ताकत आती थी और पूरा का पूरा प्रोसेस एनेस्थीसिया का होता था। और आज उसको डिफरेंट काइंड से भी एनेस्थीसिया का जो एडवेंट है वो सर्जरी को प्रमोट करता है। मैं समझता हूँ कि जो सारी शल्य चिकित्सा है, जो सर्जरी है, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ही निकली है। पूरे विश्व में यदि हम महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा विश्व स्वीकार करता है, इसलिए कि महर्षि सुश्रुत जो है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहे जाते हैं। एक सवाल सर हमारा ये है कि लोगों के दिमाग में एक मिथ बना हुआ है कि जब वो पीड़ा में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो फर्स्ट एड जो है उन्हें हॉस्पिटल्स में जाके और पेन किलर्स लगा के ही मिल सकती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा से भी क्या कोई तुरंत पीड़ा में हो तो उसे फर्स्ट एड दी जा सकती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एलोपैथिक साइंस का यदि आप पूरा का पूरा इतिहास देखें तो ये 100 साल से पुरानी चिकित्सा पद्धति नहीं है और ये मनुष्य जो है लाखों साल से इस धरती पर है। और निश्चित रूप से एलोपैथिक साइंस से नहीं, ये हजारों लाखों साल से आयुर्वेद के सहारे मनुष्य का जीवन बचा हुआ है। और जहाँ तक पीड़ा की बात हम कहें, आयुर्वेद में 2 चीज़ें मुख्य रूप से कही जाती हैं जो कि इसको पूरे विश्व में प्रसार में बाधक है। एक तो ये कहा जाता है कि भाई हमारे पास कोई इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं है, दूसरा जस्ट वी डोंट हैव द मैनेजमेंट ऑफ पेन, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट। इसमें एक चिकित्सा पद्धति का एक हिस्सा आयुर्वेद का महत्वपूर्ण है जिसको हम मर्म चिकित्सा कहते हैं। मर्म चिकित्सा वो चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम शरीर के 107 मर्म बिंदुओं के माध्यम से शरीर की चिकित्सा, विभिन्न रोगों की चिकित्सा करते हैं और ये प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं और इनके माध्यम से हम इंस्टेंट पेन रिलीफ भी दे सकते हैं और किसी भी इमरजेंसी को डील भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एडवेंट ऑफ यदि मर्म चिकित्सा हमारे साथ है तो हम ये दोनों चीज़ों को की जो है प्रॉपर्टी को आयुर्वेद में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और मर्म चिकित्सा के माध्यम से तो ऐसी चीज़ें हैं जिनका किसी भी चिकित्सा पद्धति में कोई चिकित्सा नहीं है, उनकी भी चिकित्सा मर्म चिकित्सा के माध्यम से की जा सकती है। सर, मर्म चिकित्सा की ही बात करें तो इसको लेकर ज़्यादा लोग जागरूक नहीं है, हमने देखा ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो इसको किस तरीके से जो है जनता तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो लोग इसका फायदा ले सकें? देखिए, मर्म चिकित्सा क्योंकि एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि यदि इसको ठीक ढंग से न किया जाए तो इसके बहुत से दुष्परिणाम हो सकते हैं। और ये कहा जाता है कि मार्यन्तीति मर्माणी का मतलब कि यदि उस स्थान पर चोट लगती है तो व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। इसलिए इस चिकित्सा पद्धति को सामान्य रूप से आयुर्वेद के ग्रंथों में समाहित नहीं किया, लेकिन जब हम लोगों ने सन 91 से इस पे कार्य करना शुरू किया तो पूरा विज्ञान हमारे सामने उद्घाटित हुआ और लगभग इसमें हम लोगों ने मेरी 5 से 7 किताबें मर्म चिकित्सा पे और पूरे विश्व में हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और भारतवर्ष के लगभग 10 से 15 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसको हम लोगों ने समाहित किया है तथा भारत का जो CCRAS है, हमारे देश का आयुष मंत्रालय के CCRAS के माध्यम से भी इसको एक्नॉलेज किया गया। और अभी जो हमारा आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा हमारे इस विश्वविद्यालय को नोडल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ मर्मा साइंस डिक्लेयर किया गया है और कई प्रोजेक्ट हम मर्म चिकित्सा के ऊपर अपने विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय पूरा विश्व मर्म चिकित्सा के जो प्रभाव है उसकी तरफ आसान्वित होकर देख रहा है और उसके प्रभावों से चमत्कृत है। और मैं समझता हूँ कि ये एक नई चीज़ पूरे विश्व को मिलने जा रही है उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से और ये पूरे के पूरे चिकित्सा परिदृश्य को हम लोग बदल सकते हैं। और सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना यदि हमें बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के करनी है तो आयुर्वेद, योग और मर्म चिकित्सा जैसे विषयों को हमें निश्चित रूप से लागू करना होगा और इसको प्रमोट करना होगा। बिल्कुल सर, और इन्हीं मुद्दों पर कहीं ना कहीं आइपा भी बात करता है। आइपा बात करता है कैसे हम उन मुद्दों पर जो है बात कर सकें जिन मुद्दों पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता, ध्यान केंद्रित नहीं होता। क्योंकि हम सर देखते हैं मिर्च मसाला वाले मुद्दों पर जो है हर किसी का ध्यान केंद्रित होता है, लेकिन जिससे फायदा मिले जनता को उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। इस प्रयास को आप किस तरीके से देखते हैं आइपा के लिए, और कोई मार्गदर्शन अगर आइपा को मिल जाए आपका तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो काम हम लोग कर रहे हैं या जो भी एडवेंट हमारे साइंस में है उसको जब तक लोगों तक, जन सामान्य तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। क्योंकि जो हमारी शोध होती है वो लेबोरेटरी तक होती है, अस्पतालों तक होती है, इंस्टीट्यूशन तक होती है, लेकिन जन सामान्य तक एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में निश्चित रूप से आप लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आप जैसे लोग
जो इस कार्य को कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक धन्यवाद के पात्र हैं कि आप एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं जिसके माध्यम से हर व्यक्ति इन चीज़ों के विषय में जाने और उसका लाभ ले सके। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सर, आईपा को अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे डॉक्टर सुनील जोशी जी हमारे साथ। विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी और अपनी बातचीत के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप उसको भी जो है जाने पहचाने, क्योंकि लंबे समय से जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा ही आप लोगों का साथी है। और जो भी इंसान जब ज़्यादा जो चिकित्सा है उसने डेवलपमेंट नहीं किया था, उस समय जब इंसान जो है पीड़ा में होता था, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा ही एक माध्यम था जिससे उसका उपचार होता था। तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है और जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।